हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। इसी तरह से उत्तराखंड की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें आपका लगभग जो कंप्लीट होने वाला है उत्तराखंड का आदि ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल हम पहले ही कर चुके हैं, उसके बाद हम ऐतिहासिक काल के क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। एक बार इसका जो हमने पिछली कक्षा में आपके आद्य ऐतिहासिक काल के टॉपिक करवाए थे, उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक कालक्रम क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक कालक्रम जो आपके उत्तराखंड हो या आपके भारत हो, हमारे भारत हो, तो इनके जो कालक्रम का मतलब ये होता है कि आप किस क्रम में स्टार्टिंग से लास्ट तक कौन सा क्रम आया। तो 3 क्रम आए, जिसमें आपका प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आद्य प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच का क्रम, जिसमें मानव ने लिखना शुरू करा था, उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसमें जो खोज हुई थी वो हमारे उत्तराखंड में भी बहुत तरह से खोज हुई थी, उत्तराखंड के बारे में पता चला। तो आद्य ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड में क्या क्या किस किस चीज़ों में हुआ। अब यहाँ ऑलमोस्ट लिखने की विधि आ गई थी, जो लिखने की विधि आ गई थी, तो यहाँ पे ग्रंथों के नाम आ जाएंगे। तो ग्रंथ में सबसे पहले जो आया था ऋग्वेद आया था। ऋग्वेद को इसे देवभूमि मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आया, इसे ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर का कुरु या उत्तर कुरु भी कह सकते हैं। उत्तर का कुरु या उत्तर कुरु, कुरुओं का निवास स्थान होने के कारण इसे उत्तर कुरु कहा गया। किसे? उत्तराखंड को। कौशिक के ब्राह्मण में यहाँ बद्री आश्रम में बताया गया कि वाग देवी का निवास स्थान था। फिर पुराण आया था। पुराण में 2 तरह के यहाँ पे हम पुराणों को पाएंगे, स्कंद पुराण, वायु पुराण या ब्रह्म पुराण। तो स्कंद पुराण में इसे क्या कहा गया? ब्रह्मपुर खसदेश उत्तराखंड कहा गया, उत्तरखंड कहा गया। और यहाँ पर मानस खंड और केदार खंड के नाम से भी चर्चा मिली है। मानस खंड जो कहा गया वो कुमाऊं को कहा गया, और जबकि गढ़वाल क्षेत्र को केदार खंड कहा गया। यहाँ पर 5 हिमालयी क्षेत्रों की बात की गई थी, जिसमें हमारा मानस खंड, केदार खंड भी आते हैं। उसके साथ साथ नेपाल, कश्मीर और जालंधर भी आते हैं। और कुमाऊं को कच्छप, जो विष्णु जी के कच्छप अवतार के कारण यहाँ पे कुर्मांचल के नाम से भी जानकर यहाँ पे वर्णन मिला है। तो ये स्कंद पुराण के अंदर मिला है ये आपको। और वायु पुराण, ब्रह्म पुराण में क्या मिला है कि ये वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर किरात, यक्ष, किन्नर और गांधर्व जैसी जनजाति यहाँ पे रहती थी पहले। तो यहाँ पे महाभारत की बात आती है। तो आगे बढ़ते हुए महाभारत में क्या क्या, इसमें किसके बारे में जानकारी मिली है? उत्तराखंड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी महाभारत में ही मिली है, जिसमें आपका वन पर्व में जो मिलती है, ये बताया गया है कि पुलिंद जाति जो थी, पुलिंद जाति यहाँ पे निवास करती थी। और हरिद्वार के से केदारनाथ क्षेत्र को इसने कहा है कि पुलिंद जाति कहाँ निवास करती थी? हरिद्वार से केदारनाथ वाले क्षेत्र को करती थी। मैंने आपको कल यहाँ पर मैप के थ्रू ही बताया था। और उनकी जो राज्य था, जो राज्य विस्तार था पुलिंदों का, उसमें जो पुलिंद राजा थे उसका नाम क्या था? सुबाहु था। पुलिंद राजा का नाम क्या था? सुबाहु था। और राजधानी क्या थी? श्रीनगर थी। यही बाद में जो पुलिंद थे, ये जो अब हम जब ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, तो ये जो पुलिंद है यही हमारे पुलिंद कहलाते हैं या कुलिंद कहलाते हैं। तो ये जो पुलिंद की यहाँ चर्चा हुई है, यही पुलिंद क्या होते हैं? कुलिंद कहलाते हैं बाद में। तो ये हमारे यहाँ पे महाभारत में इसके बारे में चर्चा हो चुकी थी पहले ही। और इसमें जो लोमस ऋषि थे, पांडवों के साथ क्या हुआ था? उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आए थे। और इसके साथ साथ अर्जुन और उल्लूपी क्या विवाह क्या हुआ था? गंगाद्वार क्षेत्र में हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे की ओर की। रामायण में क्या क्या बारे में बताया गया है कि उत्तराखंड क्षेत्र का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो इसमें बताया गया है कि 3 गुफाएं हैं। विशिष्ट गुफा, विशान पर्वत पर, विसोन पर्वत पर 3 चीजें हैं। विशिष्ट कुंड, विशिष्ट गुफा और विशिष्ट आश्रम। जिसमें विशिष्ट आश्रम में वशिष्ठ मुनि ने अपनी अरुंधति, अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे क्या था? निवास किया था। और लक्ष्मण जी ने यहाँ पर टिहरी गढ़वाल वाले क्षेत्र में क्या करी थी? तपस्या करी थी, तपोवन में। और सीता जी क्या होती? सौंतियों में समा गई थी। इसके साथ साथ बाणासुर का किला भी कहाँ स्थित है? गढ़वाल वाले क्षेत्र में स्थित है। बाणासुर किला आपने देखा होगा, रामायण में इसके बारे में चर्चा है। तो ये सारी चीज़ें किसमें है? हमारे उत्तराखंड के बारे में ही वहाँ पे चर्चा की गई है। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये हमारे 5 टॉपिक जो थे आज कवर हुए थे, ये लिखित स्रोत में थे। तो लिखित स्रोत में और चीज़ें भी ऐड है लिखित स्रोत में। अब ये कल की क्लास में हमने इतना कर दिया था, अब इससे आगे की क्लास में बढ़ते हैं। तो लिखित स्रोत में हमारा और क्या क्या होगा? पहले हमारे वेद आए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर पुराण आए, फिर महाभारत आया, फिर रामायण आए। तो ये सारी चीज़ें हमारी लिखित स्रोत में प्राप्त हुई, मतलब लिखित रूप से ये हमें मिला उत्तराखंड के बारे में।
किन्हीं पुस्तकों में, किन्हीं ग्रंथों में। तो अब हम बात करते हैं पुस्तकों की। ये सारे थे ग्रंथ। अब बात करेंगे पुस्तकों की। ये धार्मिक और अधार्मिक मैंने आपको पहले बता दिया था। इसी तरह से निरंतरता बनाए रखेंगे तो उत्तराखंड का सिलेबस हम कवर कर लेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से इसको रिवीजन करते रहेंगे। एक दिन ऐसी क्लास करेंगे जिसमें आपका जितना भी हमने अभी तक स्टडी कराई है उसके बारे में रिवीजन करेंगे। तो अभी हमारा क्या था कि हमें यहाँ पर लिखित स्रोत में हमने क्या पढ़े थे, वेद पुराण ग्रंथ, और यहाँ पे ब्राह्मण पुराण और कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, और यहाँ पर क्या था आपका महाभारत और ये रामायण। ये इतनी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। आगे पीछे सिक्वेंस भी देख सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। बस फर्स्ट ये कि ऋग्वेद में सबसे पहले चर्चा हुई थी। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। फिर आएगा अभी अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम में भी किसके बारे में चर्चा है, उत्तराखंड के बारे में। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम में किसके बारे में चर्चा है, उत्तराखंड के बारे में चर्चा है। मेघदूत। अभी जो हमने पढ़े थे वो थे हमारे धार्मिक ग्रंथ। अब ये क्या है, अधार्मिक पुस्तकें हैं। अधार्मिक पुस्तक है, इसमें किस रूप में उत्तराखंड के बारे में चर्चा मिलती है। ये मैं पिछली कक्षाओं में भी बता चुकी हूँ। थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे बताया है, मतलब डीपली नहीं बताया था। अब यहाँ पे पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चर्चा की गई है। बौद्ध ग्रंथ, ये बौद्ध ग्रंथ यानी कि बौद्ध जो बौद्ध धर्म है उससे रिलेटेड ग्रंथ है, उसमें उत्तराखंड के बारे में क्या चर्चा की गई है। इसके बाद आता है विदेशी, विदेशी विदेशी जो विदेशी लोग आए थे यहाँ पर, जो उत्तराखंड में यहाँ पर घूमे, उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकों में क्या क्या चर्चा की थी। और इसके बाद आते हैं अन्य। अन्य थोड़ी बहुत चर्चा और लोगों ने भी की है, उसके बारे में यहाँ पे हो जाएगी। तो अभिज्ञान शकुंतलम किसकी पुस्तक है, कालिदास की पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है, कालिदास, कालिदास। तो ये कालिदास की पुस्तक है। मेघदूत भी किसकी पुस्तक है, ये भी कालिदास की ही पुस्तक है। ये कालिदास की पुस्तक है। यहाँ पे कुछ चर्चा की गई है, इसे थोड़ा, क्योंकि थोड़ा ये इसको यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया विदेशी, विदेशी यात्री, विदेशी यात्री, विदेशी यात्रियों ने चर्चा की है। और यहाँ पे आ जाएंगे अन्य। तो यहाँ पे हमारे ये जो कालिदास कवि थे, उन्होंने क्या करी थी, कालिदास जो कालिदास रचनाकार हैं जिनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं कालिदास की, तो कालिदास ने भी उत्तराखंड के बारे में बहुत सी चर्चा की है, जिसमें उनकी पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम में क्या क्या बातें कही गई। अभिज्ञान शकुंतलम में ये कहा गया है कि जो कालिदास है उन्होंने क्या कहा था कि उत्तराखंड के ये पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, ये कहाँ पर लिखी है, उत्तराखंड के कौन से क्षेत्र में लिखी है। तो उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में दो आश्रम थे उस समय, दो आश्रम थे, एक बद्रिक आश्रम, दूसरा था कण्वाश्रम। तो बद्रिक आश्रम और दूसरा कण्वाश्रम, जिसमें बद्रिक आश्रम और कण्वा आश्रम ने, कण्वा आश्रम में क्या था कि अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने वहीं पर लिखी है। अब कण्वा आश्रम के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या होगी, कण्वा आश्रम में जो हुआ था,
तो कण्वाश्रम में क्या कहा गया था, अभिज्ञान शकुंतलम कहाँ लिखी गई है, कण्वाश्रम। तो उत्तराखंड में 2 विद्यापीठ थे, 2 विद्यापीठ में एक है कण्वाश्रम, 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 कण्वाश्रम। जो कण्वाश्रम था एक हमारा था यहाँ पर, क्या था लिख देती हूँ मैं, कहती हूँ बद्री आश्रम, बद्री आश्रम, बद्री आश्रम। और दूसरा जो था वो था हमारा, दूसरा जो था वो था कण्वाश्रम, कण्वाश्रम। तो इसमें इसकी बात चल रही है यहाँ पर। तो जो कण्वाश्रम था वहाँ पर ही कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखी है। तो हमारे उत्तराखंड क्षेत्र से ही रिलेटेड है कि उत्तराखंड में ही कण्वा आश्रम में क्या था, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक लिखी गई है कालिदास के द्वारा। अब कण्वा आश्रम की बात करते हैं तो कण्वा आश्रम में क्या हुआ था, यहाँ पर शकुंतला, शकुंतला, शकुंतला व दुष्यंत, दुष्यंत, दुष्यंत का यहाँ पे प्रेम प्रसंग देखने को मिलता है। जिनका पुत्र क्या होता है, जिनका पुत्र जो होता है, पुत्र होता है, इनका पुत्र होता है, कहते हैं भरत। और भरत इनका क्या होता है, पुत्र होता है। कण्वा आश्रम में ही ये इनकी ये कहानी भी मिलती है। इनका पुत्र का नाम क्या होता है, भरत, जिसके नाम के ऊपर हमारे देश का नाम भारत रखा जाता है। तो वो कहाँ से रिलेटेड है, वो कण्वा आश्रम से ही रिलेटेड है। यानी कि कण्वा आश्रम में ही भरत का जन्म हुआ था और ये हमारे देश भारत के नाम, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और ये कण्वा आश्रम है कहाँ पर, ये कण्वा आश्रम जो है ये आपका, ये 2 पर्वत है यहाँ पर, आपके 2 पर्वत है। कण्वा आश्रम जो स्थित है वो है 2 पर्वत यहाँ पर। एक हो जाएगा आपका मणिकूट और दूसरा हो जाएगा आपका, पहला आपका मणिकूट और दूसरा हेमकूट। 2 पर्वत है, पर्वत हेमकूट प्लस मणिकूट। ये यहाँ पर बताया गया कि कण्वा आश्रम जो है वो 2 पर्वतों के बीच में स्थित है, हेमकूट, मणिकूट। और यहीं पर ही शकुंतला दुष्यंत का प्रेम प्रसंग देखने को मिलता है। उनके पुत्र का नाम क्या होता है, भरत होता है। और कालिदास ने रचना अभिज्ञान शकुंतलम की कहाँ की थी, कण्वा आश्रम ने की थी। और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। जो कण्वा आश्रम है वो यूके में ही है। इतनी इतनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और कण्वा आश्रम कहाँ पर स्थित है, एक आपका पर्वत हो गया, दूसरा यहाँ पर मालिनी नदी, मालिनी नदी तट पर, ये मालिनी नदी के तट पर क्या है, कण्वाश्रम स्थित है। और यहाँ ये हेमकूट मणिकूट पर्वतों के बीच में स्थित है। तथा इसके साथ साथ ये पता चलता है कि शकुंतला दुष्यंत का प्रेम प्रसंग किसमें चला था, कण्वाश्रम में। और यहाँ पर आपका भरत का जन्म हुआ था, जिसमें देश का नाम भारत रखा गया। और साथ ही साथ कालिदास ने जो रचना करी है वो किसने करी है, अभिज्ञान शकुंतलम। फेमस पुस्तक है ये अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम की पूछ सकता है कि कौन से आश्रम में यहाँ पे क्या ये रचना की गई है, तो ये रचना की गई है कण्वा आश्रम में। तो आप देख सकते हैं रचना कण्वा आश्रम हो गया। अब आती है बात मेघदूत की। तो मेघदूत जो है, मेघदूत भी कालिदास की रचना है। मेघदूत क्या है, ये भी कालिदास की ही रचना है। तो इसमें क्या बताया है कि जो चमोली वाला क्षेत्र है, यानी कि कुबेर की राजधानी थी, कुबेर की राजधानी थी, जो आपके कुबेर हैं उनकी राजधानी थी। तो मेघदूत की रचना जो की गई है वो अलकापुरी में की गई है, अलकापुरी में की गई है। अलकापुरी, अलकापुरी कहाँ पर स्थित है, चमोली में स्थित है। अलकापुरी में की गई है। अलकापुरी कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। और ये जो अलकापुरी है ये किसकी राजधानी है, ये अलकापुरी कहा गया है कुबेर, कुबेर की राजधानी।
इतना कहा गया है इसके बारे में। तो यहाँ पर हमारे दो फैक्ट निकल के आते हैं। एक कालिदास की दो रचनाएं, एक हो गई हमारी मिरियाम शकुंतलम और दूसरी हो गई मेघदूत। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कण्वाश्रम में की गई थी, जबकि मेघदूत की रचना जो की गई थी वो की गई अलकापुरी यानी कि चमोली में स्थित है। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कहाँ की गई थी? वो की गई थी कण्वाश्रम में। और मेघदूत की रचना की गई थी अलकापुरी में। अलकापुरी कहाँ है? चमोली में है। और अलकापुरी को क्या कहा है? कुबेर की राजधानी कहा गया है। कुबेर की राजधानी किसे कहा गया है? अलकापुरी को। तो ये थे हमारे दो टॉपिक, जिसमें आपका एक अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना, दूसरी मेघदूत भी कालिदास की रचना। तीसरा यहाँ पर आपका आता है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ यहाँ पे आता है। बौद्ध ग्रंथ में क्या बात कही गई है? तो बौद्ध ग्रंथ की बात करते हैं। बौद्ध ग्रंथ में जो है उत्तराखंड वाले क्षेत्र को क्या कहा गया है? उत्तराखंड क्षेत्र को हिमवंत कहा गया है। क्या कहा गया है? इसके बारे में मैंने पिछली बार में बताया था आपको फर्स्ट क्लासेस में। हिमवंत कहा गया है उत्तराखंड क्षेत्र को। तो बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें क्या नाम आया है? इस क्षेत्र का नाम आया है हिमवंत। हिमवंत नाम आया है, हेमवत नहीं, हिमवंत। हेमवंत किसे कहा गया है? हेमवत अलग से कहा गया है, वो स्कंद पुराण में किसको कहा गया है? गढ़वाल वाले क्षेत्र को कहा गया है। जबकि यहाँ हिमवत किसको कहा गया है? हिमवंत कहा गया है उत्तराखंड के क्षेत्र को। समझे? तो आप तीन चीजें यहाँ पे याद कर सकते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और बौद्ध ग्रंथ। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है, कण्वाश्रम में लिखी थी और यहाँ पर ही भरत का जन्म हुआ था। और ये जो कण्वाश्रम है ये आपका हेमकूट मणिकूट पर्वतों पे बीच में स्थित है, माली नदी के तट पर। इतनी चीजें इसमें इम्पोर्टेंट होगी आपकी। दूसरा है मेघदूत, ये कालिदास की ही रचना है, अलकापुरी में लिखी गई थी और अलकापुरी को ही कुबेर की राजधानी कहते हैं। इतनी चीजें होगी। यहाँ बौद्ध ग्रंथ हिम्मत, उत्तराखंड क्षेत्र को ही हिम्मत कहा गया है वहां पर। अब विदेशी यात्री की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आता है वेनसांग का। वेनसांग, वेनसांग की रचना का नाम क्या हुआ? वेनसांग की रचना का नाम हुआ सी यू की। सी यू की किसकी रचना है? वेनसांग की रचना है। सी यू की किसकी रचना है? वेनसांग की रचना है। वेनसांग ने क्या क्या कहा? वेनसांग ने हरिद्वार को कहा मो यू लो, हरि मो यू लो। मो यू लो किसको कहा गया है? हरिद्वार को कहा गया है। वेनसांग रचना, वेनसांग की रचना है ये रचना, ये रचना है। ये क्या कहा है? हरिद्वार वाले क्षेत्र को क्या कहा है? वेनसांग ने यहाँ पे मोयुलो कहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर इसने जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय को क्या कहा है? हिमालय को कहा है पोली ही मो यू लो, ये वेनसांग ने कहा है। तो वेनसांग जो थे विदेशी यात्री, चीनी यात्री थे और वो कहाँ आए थे? उत्तराखंड वाले क्षेत्र में भ्रमण करने यानी कि घूमने आए थे। वहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ क्षेत्रों को नाम दिया है, जैसे उत्तराखंड को ब्रह्मपुर कहा गया है, मायापुरी भी कहा है, किसको? हरिद्वार को कहा है। इसी के साथ साथ इन्होंने अपनी भाषा में भी कुछ नाम दिए, जिसमें आपका हरिद्वार को मोइलो भी कहा और यहाँ पे हिमालय को पोली हिमो यूलो कहा गया है। पोली हिमो यूलो कहा गया है। पोली हिमोयूलो कहा गया है, पोली हिमोयूलो कहा गया है। इसके साथ साथ इसने क्या करा था? इसने उत्तराखंड को कहा है, उत्तराखंड को कहा है, उत्तराखंड को ब्रह्मपुर भी कहा है। उत्तराखंड को ब्रह्मपुर भी कहा है। उत्तराखंड को ब्रह्मपुर भी कहा गया है। ब्रह्मपुर किसको कहा है? उत्तराखंड को कहा है। ऐसे ही बहुत सारे नाम वेनसांग ने, वेनसांग को चांग जो अलग दूसरा जो नाम दे वो है च्वांग करके कुछ नाम है। और वेनसांग ने सीयुगी में अपनी रचना में क्या कहा है कि हरिद्वार को मोइलो, हिमालय को पोली हिमो, आप ऐसे याद कर सकते हैं, पोली हिमो यूलो।
पोली हिमोयुलो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोली हिमोयुलो किसको कहा है, हिमालय को कहा है, उत्तराखंड को कहा गया है यहाँ पे ब्रह्मपुर। जबकि गोविशाण कहा गया है काशीपुर को। काशीपुर को क्या कहा है, काशीपुर को गोविशाण कहा है, गोविशाण। गोविशाण किसे कहा है, काशीपुर को कहा है। ऐसे ही इसी क्षेत्र में क्या है, और भी बहुत सारे आए, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के मतलब नाम लिखे हुए। मैंने अपने जो पीडीएफ बनाया है, जो नोट्स पीडीएफ है, उसमें वहाँ पे मेंशन कर दिए हैं बहुत सारे जगहों के नाम, अलग अलग नामों से वहाँ पे ह्वेनसांग ने वर्णन करा है। और इसी तरह से क्या हुआ था कि श्यामशाह के समय में एक विद्वान आए, तो वहाँ पर उन्होंने जो श्यामशाह का श्यामपुर के नाम से जाना है, श्याम सिंह के नाम से वहाँ पे जहांगीर नामा में इसके बारे में वर्णन मिलता है। ऐसे बहुत सारे जो विदेशी यात्री थे, उन्होंने क्या करा है, उत्तराखंड क्षेत्र के बारे में चर्चा करी है, या फिर उत्तराखंड में भ्रमण के लिए आए हैं, तो वहाँ पे क्या करा है, थोड़ा बहुत वर्णन किया गया है उनकी पुस्तकों में। तो इसी तरह से यहाँ पर विदेशी यात्रियों ने ह्वेनसांग जैसे हरिद्वार को मोयुलो, हिमालय को पोली हिमोलो, उत्तराखंड को ब्रह्मपुर और काशीपुर को गोविशाण। एक बार देख लेते हैं दोबारा से। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास की रचना है, मेघदूत कालिदास की रचना है, बौद्ध ग्रंथ हिमवंत कहा गया है उत्तराखंड क्षेत्र को, विदेशी यात्री जो ह्वेनसांग थे उनकी रचना का नाम सीपी है। यहाँ पे कालिदास ने कण्वाश्रम में यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी थी पुस्तक, जबकि मेघदूत जो लिखी गई है कालिदास द्वारा वो अलकापुरी में लिखी गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम कहाँ स्थित है, अभिज्ञान सॉरी जो कालिदास, ये कण्वाश्रम कहाँ स्थित है, हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच में माल नदी के तट पर स्थित है। 14 किलोमीटर दूर है ये उसके। यहाँ पर आपका मेघदूत कालिदास की रचना अलकापुरी, और कुबेर की राजधानी क्या कहलाती है, अलकापुरी कहलाती है। बौद्ध ग्रंथ हिमवंत क्षेत्र कहा गया है। विदेशी यात्री ह्वेनसांग ने सियुकी की रचना की थी, जिसमें हरिद्वार को कहा था मोहिलो, हिमालय को कहा था पोली हिमोयुलो, और उत्तराखंड को कहा गया था ब्रह्मपुर, और काशीपुर को गोविशाण कहा गया था। इसी तरह से आगे और भी नाम दिए गए हैं, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। नोट्स में मैंने वहाँ पर मेंशन कर दिया है कि और किसी, क्योंकि बहुत सारे नाम है, वहाँ पे आप इजीली याद कर सकते हैं। इसी तरह से जो कभी कभी क्वेश्चन आया जाता है परीक्षाओं में कि इसका नाम मतलब जैसे तिक्सेन दे दिया है, और वहाँ पे कहा है कि ये किस क्षेत्र को कहा गया है। ह्वेनसांग ने तिक्सेन के क्षेत्र का, तिक्सेन नाम जो है किस क्षेत्र के लिए वर्णन करा है। तो इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे आपको फंस सकते हैं। तो एक बार हमारे नोट्स भी आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। तो यहाँ पर आपका था, एक बार देख लीजिए। इसके बाद आया था मुगल यात्री। एक मुगल यात्री आया था, उसका नाम था पुर्तगाली यात्री जोसेफ पात्री। यहाँ पे एक पुर्तगाली यात्री आया था, पुर्तगाली यात्री। ये नाम और भी मेंशन है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे नानक पंथ का नाम है, बक्सी नानक पंथ का नाम हो गया, और आपका जो देहरादून वाला क्षेत्र है, तो अलग अलग नामों से बहुत सारे नामों को वहाँ पे वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो एक पुर्तगाली यात्री आया था, उसका नाम था आपका अनांद्रे दी अंतोनिया दे अंतोनिया दे अनांद्रे, इस तरह से उनका नाम था, अनांद्रे अंतोनिया दी अंद्रोदे अंद्रोदे। तो यहाँ पर एक और पुर्तगाली यात्री आए थे, उनका नाम था अंतोनिया दी अंदोद्रे अंद्रोदे अंदोद्रे
अंद्रोदे, नाम थोड़ा अटपटा है। अंतोनिया दे अंदोद्रे। तो ये आए थे 1624 में। 1624 में क्या हुए थे? अंत्योदय दी अंदोद्रे थे। इस समय क्या थे? श्याम शाह का शासन था। श्याम शाह का शासन था। श्याम शाह का शासन था। यहाँ पर कहाँ पर शासन था श्याम शाह का? गढ़वाल वाले क्षेत्र में श्याम शाह यानी कि पवार शासक श्याम शाह का शासन था। यहाँ पर अंत्योदय दी अंदोद्रे, अंतोनिया दे अंदोद्रे। तो पूछ सकता है कब आया था भारत में पुर्तगाली यात्री? 1600 उत्तराखंड में 1624 को अंत्योदय दी अंदोद्रे आए थे। इसके साथ साथ आपके यहाँ पर आपका तैमूर की आत्मकथा जो थी मुलाकात है। तैमूर की आत्मकथा थी। एक और आत्मकथा है तैमूर की आत्मकथा। तैमूर की मुलाकात। तैमूर की आत्मकथा का नाम हो जाएगा मुलाकात। मुलाकात ए तैमूर की आत्मकथा का नाम है मुलाकात ए तैमूरी, क्योंकि ये अधिकतर नाम ऐसे होते हैं तैमूरी। तो मुलाकात ए तैमूरी किसकी आत्मकथा है? ये है तैमूर की। तैमूर। तो पूछ सकता है तैमूर की आत्मकथा का नाम पूछेगा तो आप ये याद रखना पीछे से कि तैमूरी आता है। अगर ये पूछा कि मुलाकात है तैमूरी किसकी रचना है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं तैमूर की आत्मकथा का नाम है ये। पुर्तगाली यात्री कौन आया था उत्तराखंड में? अंतोनिया दी अंदोद्रे आए थे। और वेनसांग कहते चीनी यात्री थे। ये चीनी यात्री थे। चीनी यात्री। ये चीनी यात्री थे। सबसे ज्यादा जो आते हैं क्वेश्चन पूछते हैं ह्वेनसांग से। ये भी आ सकता है बाई चांस, यहाँ पे आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ फ्रांसीसी, ये क्या थे? फ्रांसीसी एक फ्रांसीसी यात्री भी आए हैं। फ्रांसीसी फ्रांसिस बर्नियर। फ्रांसिस बर्नियर ने क्या कहा है? फ्रांसीसी यात्री थे फ्रांसिस बर्नियर। इन्होंने क्या कहा है कि जो हरिद्वार है उसे क्या बताया है? शिव की राजधानी बताया है। हरिद्वार को क्या बताया है? शिव की राजधानी। हरिद्वार शिव की राजधानी। ये देख सकते हैं कि बहुत सारे यात्री आए जिन्होंने क्या करा था? इन्होंने वर्णन करा है यहाँ पर उत्तराखंड का अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग उसमें कि उत्तराखंड का किसी ने पुस्तकों में कराया है, किसी के आने के बारे में चर्चा मिलती है। तो ह्वेनसांग आए थे शिव की में रचना में। इन्होंने मोइलो कहा, हिमालय को कोली हिमू बोला, उत्तराखंड को ब्रह्म। ये सारे नाम थोड़े चीनी भाषा में, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। बाकी और जगहों के नाम मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिए, तो आप देख सकते हैं मेरे पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अपलोड किए आते हैं, वहाँ पर थोड़े और नाम लिखे हैं जैसे अलग अलग क्षेत्रों पे, तो वहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ पुर्तगाली यात्री आए थे अंतोनिया दी अंदोद्रे 1624 में। श्याम शाह के काल में आए थे। 1624 में आए थे। पूछ सकता है, बस इतना ही पूछेगा यहाँ पे। तैमूर की आत्मकथा का नाम क्या था? मुलाकात तैमूरी है। वो कहाँ पर लिखी गई है? उसमें भी उत्तराखंड के बारे में चर्चा करी गई है। फ्रांसीसी बर्नियर आए थे। उन्होंने क्या कहा है कि हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा है। इसके बाद अन्नी में आते हैं, तो अन्नी में जो और लोग मतलब उत्तराखंड में रहे हैं, कुछ लोगों ने उत्तराखंड के बारे में चर्चा की है, जैसे हरिराम धस्माना, भजन सिंह, और आपके एक का वो थी कहते हैं लेखिका, उन्होंने भी इसके बारे में चर्चा करी है। जैसे हरिराम धस्माना ने कहा है, भजन सिंह ने कहा है, और एक और आपके जो इम्पोर्टेंट थी उनका नाम था शिवांगी नोटियाल। हरिराम धस्माना, और यहाँ पर आपके भजन सिंह, और जो तीसरी थी वो थी शिवांगी नोटियाल। शिवांगी
नोटियाल। ये आपके 3 लोग थे। इन्होंने क्या कराया है कि इन्होंने ये चर्चा करी है कि उत्तराखंड को, यानी कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है ऋग्वेद ने, सप्त सिंधव प्रदेश। किसे? गढ़वाल। ये किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो हरिराम धस्माना, शिवांगी नौटियाल और ये भजन सिंह ने क्या कहा है, जो ये उस टाइम के क्या थे, ये यहाँ पर जो भी इन्होंने बात कही है, ये कहा है कि ऋग्वेद में जो है ये लेखक थे, ये भी लेखक थे, ये इन्होंने बात करी है, इन्होंने कि ऋग्वेद में जो है सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना गया है गढ़वाल वाले क्षेत्र को। तो गढ़वाल वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना गया है? सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना गया है। और ये किसने कहा है? हरिराम धस्माना, भजन सिंह और शिवांगी नौटियाल ने कहा है। इसके साथ साथ चमोली के निकट जो है नारायण गुफा, व्यास गुफा, मुचकुंद गुफा, इसके साथ साथ ये आपका पहला पॉइंट हो गया। चमोली के पास है, ये है आपकी नारायण गुफा, मुचकुंद गुफा और आपकी तीसरी गुफा जो है वो है आपकी नारायण गुफा, मुचकुंद गुफा और तीसरी आपकी गुफा हो जाएगी व्यास गुफा। व्यास गुफा। तो नारायण गुफा, मुचकुंद गुफा और व्यास गुफा, इसमें वेदों की रचना हुई है। वेदों की रचना हुई है। और ये वेदों की रचना किसने की है? वेद व्यास और वज्रायण ने। वेद व्यास व वज्रायण यानी कि वेद व्यास और वज्रायण ने कहाँ पर? नारायण गुफा, मुचकुंद गुफा और व्यास गुफा, इसमें क्या करी है? वेदों की रचना करी है। और ये कहाँ पर है? ये सारे जो भी गुफाएं हैं वो चमोली में स्थित है। चमोली। यहाँ पर आपको एक बार दिखाई देती हूँ, ऐसे यहाँ पर आपका ये चमोली वाला चित्र हो गया। तो यहाँ पे 5 गुफाएं आती हैं। यहाँ पे नारायण गुफा, मुचकुंद गुफा और ये आपकी व्यास गुफा। तो इन गुफाओं में ही यहाँ पर देखे ही वज्रायण और यहाँ पर आपके वेद व्यास ने क्या करी है? वेदों की रचना की है। बाणभट्ट की पुस्तक है हर्षचरित। बाणभट्ट की हर्षचरित। इसमें भी उत्तराखंड के बारे में चर्चा मिलती है। कलहण की राजतरंगिणी। इसमें जो कलहण की राजतरंगिणी है वो कश्मीर से रिलेटेड है। ये कश्मीर यानी कि ये जो कलहण की राजतरंगिणी है ये कश्मीर राजा के बारे में बताती है। और कश्मीर का जो राजा था वो था ललिता दित्य मुक्तापीड़। तो जो उत्तराखंड पे आक्रमण करा है एक बार, तो ललिता मुक्तापीड़ ने करा था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रूर प्रकार का वो शासक था, वो यह राजा था। तो उसने जो पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के बारे में चर्चा की गई है, उसमें उत्तराखंड के बारे में भी चर्चा की गई है। तो कलहण की राजतरंगिणी में भी उत्तराखंड के बारे में चर्चा मिलती है। तो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखी है, कण्वाश्रम में रहकर लिखी थी, जिसमें कण्वाश्रम आपका हेमकुंड मणिपुर पर्वतों के बीच में स्थित है, माल नदी के तट पर है। और इसी जो कण्वाश्रम है, जो ये क्या थे? 2 विद्यापीठ थे, कण्वाश्रम, बद्री आश्रम। तो कण्वाश्रम जो है वो आपके हेमकुंड मणिपुर है और मल नदी का, इसी में ही
शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम प्रसंग भी देखने को मिला है और यहाँ पर ही भरत का जन्म हुआ था जिसके नाम पर हमारा देश का नाम पड़ा है। दूसरा आते हैं मेघदूत, कालिदास की ही रचना है। अलकापुरी में इन्होंने रचना की थी इस चीज की और ये कुबेर की राजधानी कहलाती है। तीसरा बौद्ध ग्रंथ हिमवंत के नाम से आता है उत्तराखंड के क्षेत्र को। वहाँ पे किस पुस्तक में पूछ सकता है तो बौद्ध ग्रंथ में इसको जो उत्तराखंड वाले क्षेत्र की बात आती है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं हिमवंत के नाम से पड़ता है उसका क्षेत्र का। फिर आता है विदेशी यात्री जिसमें चीनी यात्री ह्वेनसांग आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, तैमूर आते हैं, फ्रांसीसी बनने आते हैं। ह्वेनसांग ने शिवगी की रचना की थी। हरिद्वार को मोइलो कहा था, हिमालय को पोली हिमो यूलो कहा था, उत्तराखंड को ब्रह्मपुर कहा था, काशीपुर को गोविशान कहा था, बक्सी कहा गया था, नानक मत्ता को, ऐसी और जगह को अलग अलग नाम से जाना गया है। जिसमें आपका पुर्तगाली यात्री आते हैं आंतियो दी आंद्रे 1624 में आते हैं, श्यामशाह के काल में आते हैं, इतना ही आएगा। तैमूर की आत्मकथा का नाम क्या था, मुलाकात है तिवरी कहा गया है। फ्रांसीसी बने ने क्या कहा है, फ्रांसीसी बने कहा है कि हरिद्वार वाला क्षेत्र को क्या है शिव की राजधानी कहा गया है यहाँ पर। फिर आते हैं अन्य में मतलब और लोगों ने भी उत्तराखंड के बारे में चर्चा करी है। इनका ऐसा नहीं है कि कोई वो है तो इनकी ना अलग अलग से मतलब थोड़े थोड़े पॉइंट्स निकल के आए हैं तो यहाँ पे हमें अन्य के रूप में लिख दिया जिसमें हरिराम दसमाना भजन सिंह और शिवांगी नौटियाल ने कहा है कि सप्त सिंधु प्रदेश किस क्षेत्र का है, गढ़वाल वाले क्षेत्र का। और उन्होंने कहा है इस बारे में जो चर्चा मिलती है वो किसमें मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। तो इन्होंने जो कहा है कि गढ़वाल वाले क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना गया है, किसमें, ऋग्वेद में जाना गया है यहाँ पर ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या था, देवभूमि और महेश्वर की पुण्यभूमि कहा गया था। नारायण गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा, इसमें वेदों की रचना किसने की है, ये की है वेदायन तथा वेद व्यास ने, वज्रायण तथा वेद व्यास ने की है। और ये गुफाएं कहाँ है, चमोली में है। तो ये हमारे उत्तराखंड से ही रिलेटेड हो गई। तो ये उत्तराखंड में जो हमारी गुफाएं हैं इसमें ही वेद व्यास ने और वदायन ने वेदों की रचना करी थी। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी उत्तराखंड के बारे में चर्चा मिलती है। कल्याण की राजस्थान में भी उत्तराखंड के बारे में चर्चा मिलती है। तो ये था हमारा आदि ऐतिहासिक काल। ऑलमोस्ट ये अब कंप्लीट हो गया है। एक बार किसी दिन को हम क्या करेंगे, जितना भी हमने अभी तक स्टडी करी है उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे क्योंकि रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो स्टार्ट करा जाएगा वो उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल स्टार्ट किया जाएगा जिसमें आएगा आपके बहुत सारे शासक आएंगे, बहुत सारे यहाँ पे आपको युद्ध देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, पॉइंट टू पॉइंट मिलेगी। और आप यहाँ पर उत्तराखंड का सिलेबस कवर कर सकते हैं यूकेपीएससी तथा यूके एग्ज़ाम के लिए। इसी तरह से निरंतरता बनाए रखिएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अपने आप किसी चीज़ को भी लगातार करते हैं और उसको स्टडी करते हैं, रिवीजन करते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से याद होता है। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में जिसमें आपका उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल और इसका PDF शाम 4 बजे हम अपलोड कर दिया जाएगा। और इसके अभी थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही है जिसकी वजह से थोड़ी क्लास में भी डिस्टरबेंस आ रही है और यहाँ पे PDF में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वैसे मैं PDF क्या कहते हैं कुछ दिनों में अपलोड कर देती हूँ। अभी तक जो PDF अपलोड कर दिए गए हैं पिछली कक्षाओं के सारे PDF अपलोड कर दिए गए हैं। ये आपका जो आदि ऐतिहासिक काल का PDF है वो आज अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर जाकर PDF को देख सकते हैं, वहाँ पे PDF डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स पा सकते हैं। उसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे की कक्षाओं में।